हाँ जी, चलिए आइए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं आपके पास में। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका चैप्टर नंबर 10 AS21 डिस्कस कर रहे हैं। AS21 आपके शायद यूनिट 1 बोला जाता है। यूनिट 1 आपके पास में AS21, जिसके इलस्ट्रेशन पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं आपके पास में। इलस्ट्रेशन नंबर 12 से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 से आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले बता दें कि इसे प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक चैप्टर के लिए, जितने भी वीडियो प्रोवाइड करें प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाएंगे, प्लेलिस्ट ऐड आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन में डाउट है आपको, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जाके आप देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है कि सर बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन आपको कुछ गिवन है। कहता है आपको प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया। किसकी प्रिपेयर करनी है? कहता है ऑफ विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड। दो कंपनी है आपके पास में। ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड बोल रहा है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, तो सीधी सी बात है ये दोनों में से कोई होल्डिंग होगी और कोई सब्सिडी होगी, तभी तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कंसेप्ट आएगा। सीधी सी बात है। आगे कहता है कि सर आपके पास में एज ऑन आपके पास में 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन आपको नीचे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे दिख ही रही है 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन है, और बैलेंस शीट वैसे भी 31 मार्च की होती है, तो वही इन्फॉर्मेशन आपको कहना है। आगे कहता है सर विराट लिमिटेड होल्ड करते हैं 80% आपके पास में होल्डिंग किसकी? सर अनुष्का लिमिटेड की। तो यहाँ पे क्लियरली आपके पास में पता चल जाता है कि सर विराट लिमिटेड के पास 80% होल्डिंग है, मतलब कि विराट लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है, और अनुष्का लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। क्लियरली आपके पास में क्लियर है। ठीक है सर, आगे देखते हैं सर बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दे रखा है। सबसे आपके पास में शेयर होल्डर्स फंड, जहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस वगैरह चीज़ें गिवन है। ठीक है, असेट वगैरह आपको गिवन है, सारी की सारी चीज़ें। नोट्स टू द अकाउंट में उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। मेन चीज़ है आपके पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर इन अनुष्का लिमिटेड दे रखा है, जिसकी कॉस्ट आपके पास में होती है 3,20,000। तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब निकल के आता है कि सर विराट लिमिटेड ने जो परचेज करे अनुष्का लिमिटेड के शेयर्स 80%। ठीक है, शेयर्स भी आप देख लीजिए सर, यहाँ पे गिवन ही है। शेयर कैपिटल आपके पास में अनुष्का लिमिटेड की कितनी है सर? 4 लाख की शेयर कैपिटल है। 10 रुपये का एक शेयर है। कहता है 40,000 शेयर्स है, तो 40,000 के आपके पास में 80% कर दो तो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग आपके पास में आ जाएगी, कितने शेयर परचेज कर रखे आपने, और उसको परचेज कितने में करे है? तो कहता है कि सर 3,20,000 में परचेज करा है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है आपके पास में। 3,20,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, बस यही इतनी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे प्रिपेयर करिए। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें ऑलवेज फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि प्रीवियस इलस्ट्रेशन में आपको बताया था। कहते हैं कि सर सबसे पहले दो चीज़ें निकाल लो तो ही आपके पास में बेनिफिशियल है। कहता है सर एक तो आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिख लेते सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक निकाल लेना। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी की ओर से बनता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडी की ओर से बनता है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन सब्सिडी की यहाँ पे होती है। और एक आपके पास में बना लेंगे सर COC, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अलाउेबल? आंसर इज नो, शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में अलाउेबल नहीं है। आपको तो फुल फॉर्म ही लिखना है। यहाँ तो मैं सिंपली ICAM मॉड्यूल बैच चला रहा हूँ, ना कि रेगुलर बैच। यहाँ पे तो मेरा काम है इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कर देना। ठीक है, पूरा सोल्व करके ये बताना मेरा काम नहीं है इस बैच के अंदर। तो यहाँ पे कहता है कि सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और MI ये सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये निकालने के बाद फिर बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले ये दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, इलस्ट्रेशन 1 से ही आपको बताता आ रहा हूँ, तो हर एक वीडियो में डिस्कस नहीं होता आपके पास में। ठीक है, इतनी बार तो बता चुका हूँ आपके पास में, तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। सीधी सी बात है, कहता है सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लीजिए कितना है, अभी अभी पता चला है ये, तो लिख ही लेते हैं साथ साथ। कहाँ पे रहा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन था ना 3,20,000, तो ये चीज़ आपके पास में गिवन है सर 3,20,000। इसमें से सर माइनस करेंगे आपके पास में दो चीज़। कहता है कि जितनी होल्डिंग है ये होल्डिंग इनटू आपको करना है। ठीक है, होल्डिंग कितना है अभी क्वेश्चन में दे रखा है 80% है ना, तो 80% आपको करना है किस चीज़ का? दो चीज़ों का। 80% करना है सर दो चीज़ों का। कौन सी दो चीज़? कहते हैं कि सर आपके पास में दो चीज़ कौन सी है? कहते हैं सर दो चीज़ें आपके पास में, कहता है शेयर कैपिटल एंड आपके पास में प्री प्रॉफिट। शेयर कैपिटल एंड प्री प्रॉफिट।
ये दो चीज़ का आपको क्या करना है सर, ये दो चीज़ का आपको यहाँ पे 80% करना है, तो आपको मिल जाएगा ये चीज़, और उसे माइनस कर देना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। क्या चीज़ें क्लियर हो रही है आपके पास में? ठीक है। शेयर कैपिटल बताइए सर, ये शेयर कैपिटल एंड प्री प्रॉफिट किसका लेना है सर? ऑलवेज सब्सिडरी का। ठीक है, होल्डिंग का महीना ही लेना है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख। इक्विटी ओके क्लियर है। और आपके पास में प्री प्रॉफिट कितना है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आपने ध्यान दी तो यहाँ पे हाईलाइट भी कर लेना। कहता है 80% हमने होल्डिंग करी थी अनुष्का लिमिटेड की। कहता है सिंस, कहता है इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि इनकॉर्पोरेशन जैसे ही हुई अनुष्का लिमिटेड, उसी दिन उसके 80% शेयर्स को परचेज कर लिया किसने सर? विराट लिमिटेड ने। तो यहाँ पे आप देखें तो प्री प्रॉफिट है ही नहीं आपके पास में, प्री प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो प्री प्रॉफिट की जगह तो आपके पास में डैश है, प्री प्रॉफिट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सारा का सारा प्रॉफिट आपके पास में पोस्ट रहेगा। तो प्रॉफिट है, बिल्कुल है आपके पास में। अगर आप यहाँ पे देखें रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा है, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स में देखें तो हाँ जी आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस है, लेकिन ये प्री नहीं है, और प्री नहीं है तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा सर? शेयर कैपिटल है 4 लाख, तो 4 लाख शेयर कैपिटल है, उसका 80% ले लेना है और माइनस कर देना है आपके पास में। तो 4 लाख इंटू आपके पास में 80% कर देंगे तो 3,20,000 आपके पास में। ये कैसे हो गया? 3,20,000 ही आ रहा है, तो यहाँ पे तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे तो आंसर 0 आ गया, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व तो कुछ मिला नहीं। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बात कर लेते हैं सर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो सारी चीज़ें आ जाएगी, शेयर कैपिटल, प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट, सारी चीज़ें। लेकिन ध्यान रहे सर, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडी की ओर से बनता है, तो सब्सिडी की होल्डिंग जो है वो मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं। यहाँ पे 80% करते हैं, यहाँ पे 20% आएगा। बताइए शेयर कैपिटल कितनी है? 4 लाख है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। कहते हैं उसमें ऐड कर दो सर आपके पास में जितना भी प्री प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट है, जितना भी। प्री तो है ही नहीं आपके पास में, पोस्ट प्रॉफिट ज़रूर है। पोस्ट प्रॉफिट कितना है सर? कहते हैं आपके पास में क्वेश्चन में कहाँ पे? रिजर्व सरप्लस में, यहाँ पे नोट्स टू द अकाउंट में दिख रहा होगा 1 लाख आपके पास में। ठीक है, तो 1 लाख आपके पास में, पोस्ट प्रॉफिट 1 लाख, और आपके पास में जो 1 लाख आपके पास में, तो ये आपके पास में कितना हो गया सर? 5 लाख रुपीज़। और इंटू क्या करना है सर? 20%, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख इंटू 20% आपके पास में, तो ये आपके पास में आ गया सर 1 लाख। तो 1 लाख माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो है आपके पास में। चलो ये चीज़ तो आपके पास में हो गई। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पता ही है आपको सर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सेपरेट हेडिंग के अंदर, सेकंड नंबर के हेडिंग के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप लिखेंगे 1 लाख आपके पास में। तो सबसे पहले इन दोनों की एंट्री करो। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ही एंट्री करना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे आपके पास में। ठीक है, फॉर्मेट तैयार करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी आपके पास, और आपके पास में असेट आपके पास में ये रही। ठीक है, दोनों को फॉर्मेट आपने तैयार कर दिया, और बस माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देंगे सेकंड नंबर पे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख आपके पास में, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो कुछ रिसीव हुआ नहीं, तो अब वहाँ पे तो कोई यहाँ पे लिखने वाली बात नहीं होगी। तो ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ की एंट्री कर दी सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें तो कोई बना नहीं, तो ये चीज़ तो हट गई, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की काम हो गया। अब पूरी की पूरी बैलेंस शीट तैयार करो। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़। सबसे पहले क्या होता है? शेयर कैपिटल आपके पास में, तो हेडिंग देंगे आपके पास में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल ऑलवेज यहाँ पे किसकी लिखी जाती है? होल्डिंग की, क्योंकि सर सब्सिडरी की शेयर कैपिटल जो है ऑलरेडी कंसीडर हो जाती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो उसको अलग से यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। होल्डिंग कंपनी की सिर्फ और सिर्फ लिखनी। होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है सर? 6 लाख। तो 6 लाख लिख दीजिए, काम खत्म करिए सर। ठीक है, सब्सिडरी की यहाँ पे ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्सिडरी की ऑलरेडी कंसीडर हो जाती है माइनॉरिटी में एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। क्लियर है सर एकदम। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चीज़ है सर? रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास में विराट लिमिटेड का 1 लाख है, और ये पोस्ट प्रॉफिट है आपके पास में सर। ये आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट है सब्सिडरी का। तो जैसे कि इलस्ट्रेशन आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन देख के आना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि जो डायरेक्ट ये देख रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप प्रीवियस इलस्ट्रेशन ज़रूर देख के आइए जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत इससे रिलेटेड डिस्कस हो चुकी है मेरे से।
तो वो चीज़ मैं वापस से यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि वो चीज़ मैं बता चुका हूँ, वापस से कहाँ से बताऊँगा। प्रीवियस इलस्ट्रेशन देख के आइए। तो कहते हैं कि सर 1 लाख आपके पास में क्या है सर, पोस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि प्री प्रॉफिट आपके पास में है नहीं, पूरे का पूरा पोस्ट है। तो कहते हैं कि सर आपको जो है पता है, वहाँ पे यहाँ पे भी वापस से एक बार डिस्कस कर लो। चलिए, कहते हैं सर प्री प्रॉफिट, ठीक है, प्री प्रॉफिट होता है एक पोस्ट प्रॉफिट होता है, ये चीज़ आपको पता है सर। ओके सर, कहते हैं सर प्री प्रॉफिट है ना, जितना भी सब्सिडी का पार्ट होता है और जितना भी होल्डिंग का पार्ट होता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 80 और 20% है। कहता है सब्सिडी का प्री प्रॉफिट जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कंसीडर हो जाता है, और कहता है होल्डिंग का प्री प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कंसीडर हो जाता है। ठीक है सर, उसी तरीके से सर पोस्ट प्रॉफिट में भी 2 पार्ट होंगे, सीधी सी बात है, प्रॉफिट है तो 2 पार्ट तो बनेंगे, एक सब्सिडी का, एक होल्डिंग का। कहते हैं सब्सिडी का पोस्ट प्रॉफिट भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हर एक चीज़ आती है, शेयर कैपिटल, प्री प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट कंसीडर हो जाता है। जो चीज़ कंसीडर हो जाती है वो वापस से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी कंसीडर हो चुकी है कहीं ना कहीं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वगैरह चीज़ें में, तो वापस से दूसरी बार नहीं लिखना होता। लेकिन अगर आप देखें सर, पोस्ट प्रॉफिट होल्डिंग का कहीं पे भी नहीं आता, ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आता है, ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो ये जो चीज़ नहीं आई उसे कहा गया कि सर आप एक काम करिए, बैलेंस शीट में लिख देना, बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में डाल देना आपका जो भी पोर्शन है। कहता है पोस्ट प्रॉफिट कितना है सर, 1 लाख। क्या 1 लाख पूरे का पूरा होल्डिंग कंपनी का? आंसर इज नो। कहता है कि आपके पास में 80% केवल और केवल होल्डिंग कंपनी का है। तो कहता है 1 लाख इंटू 80%, 1 लाख इंटू 80%, आपके पास में 80,000, आपके पास में सर 80,000। तो ये चीज़ क्लियर है सर। तो 1 लाख है आपके पास में और 80,000 है, ये दो चीज़ मिला के आपके पास में रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। तो 1,80,000 आपके पास में। सॉल्यूशन कहाँ, ये रहा। कहता है रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स में आप दिखा देना, वो चीज़ जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वही चीज़ नोट्स में लिखी हुई है, तो वहाँ पे वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपके पास में। बेसिकली डायरेक्ट अमाउंट समझा रहा हूँ 1,80,000, और यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, वही चीज़ नोट्स में आप देखेंगे तो एक बार बता भी देता हूँ। कहता है जनरल रिजर्व जो होल्डिंग का है 1 लाख, और जनरल रिजर्व जो सब्सिडी का है, लेकिन उसमें होल्डिंग का पार्ट कितना है सर, 80% ओनली। ठीक है, बाकी का हर एक जगह कंसीडर हो चुका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। जो कंसीडर नहीं हुआ वो यहाँ पे आएगा। ठीक है सर, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है एकदम से। इसके बाद क्या होता है सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, लिख दिया हमने। अब आपके पास में नॉन करंट इन लाइबिलिटी आपके पास में आ जाती है, और उसके बाद करंट लाइबिलिटी आ जाती है। तो लिख देते हैं सर क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन है। बताइए सर, कहते हैं सर करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल है। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रेड पेएबल में हमने कोई चेंजेस करे? ट्रेड पेएबल में हमने कोई भी चेंजेस कहीं पे भी नहीं करा आई थिंक, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ट्रेड पेएबल में कोई चेंजेस हुए या फिर ऐसा कुछ। तो ट्रेड पेएबल में चेंजेस नहीं है तो वही का वही रहेगा सर। 1 लाख होल्डिंग का, 1 लाख आपके पास में सब्सिडी का। ठीक है, तो 2 लाख आपके पास में। तो ट्रेड पेएबल के नाम पे 2 लाख लिख दीजिए। सर कहाँ गया, ये रहा करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल 2 लाख। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी का रह गया, नॉन करंट लाइबिलिटी भी देख लीजिए सर। कहता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपके पास में 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, और जहाँ तक हमें पता है सर, क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड भी हमने कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई चेंजेस हुआ है। जो चेंजेस नहीं होता वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होता है। 3 लाख आपके पास में कॉपी पेस्ट कर दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपके पास में 3 लाख, काम खत्म। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद क्या है सर, इसके बाद आपके पास में लाइबिलिटी का काम खत्म हो गया, तो इसका टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, असेट साइड आते हैं। असेट में तो 2 ही चीज़ें हेडिंग आती है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में क्या है सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कोई चीज़ें नहीं है, वरना इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन जनरली क्वेश्चन में देता है, वो क्वेश्चन कैलकुलेट करिए वगैरह वगैरह, लेकिन इस बार कुछ है नहीं तो कॉपी पेस्ट ही करना है सर। 7 लाख आपके पास में, तो 7 लाख लिख दीजिए, 7 लाख आपके पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सा है सर, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने परचेज करने में लगाया 3,20,000, वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंसीडर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो कंसीडर नहीं हुए कहीं पे भी, तो आपके पास में बैलेंस शीट में आएगी। ये आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कंसीडर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कंसीडर हो जाता है, तो वो उस हेडिंग के अंदर आ गया आपके पास में, तो 2 बार नहीं लिखना होता। ठीक है, एक बार तो हो गया ना, तो ये चीज़ हो गया आपके पास में। चलो, इसके बाद करंट एसेट में बात करें तो कहता है इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करें, तो कॉपी पेस्ट ही आपके करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉपी पेस्ट कर देना। ये आपके पास में इन्वेंट्री 3,60,000,
ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर करना है, इन्वेंट्री 3,60,000 है, ट्रेड रिसीवेबल आपके पास में 2,20,000 है, टोटल ही करना है बेसिकली, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास में 1 लाख, इसका टोटल करेंगे तो मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी के साथ आपके पास में ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है। नोट्स टू द अकाउंट एक बार देखना है तो देख लीजिएगा, इस तरीके से नोट्स टू द अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके नंबर्स होते हैं आपके पास में, तो पूरे के पूरे 10 नंबर तक का ये क्वेश्चन आ जाता है, 10-15, ठीक है, जितना भी पूछना चाहे एग्जामिनर उस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 13।